नमस्कार दोस्तों, फिर से हाज़िर है एक नया वीडियो लेकर के जिसका टाइटल ऑलरेडी आपने थंबनेल में देखा हुआ है। अभी हमारा एक सीरीज़ चल रहा है, अगर सीरीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ऑलरेडी हमने हमारे सीधे चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कौन-सा सीरीज़ चल रहा है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी हमारा कौन-सा सीरीज़ चल रहा है। तो ये जो सीरीज़ है दोस्तों वो एनएवीएच को लेकर के है जिसका ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 जो है वो फिनिश कर दिया है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2 का ये सेकंड वीडियो है जिसको हम अपलोड करेंगे और चैप्टर 2 का पहला वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, जो कि इंटेंट और समरी ऑफ द स्टैंडर्ड को लेकर के था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें। मैं उसका जो लिंक जो है वो आई बटन में आपको ऊपर दे दूँगा, वहाँ से सीधे आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग्स पर, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए लेके आते हैं वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन, साथ साथ में मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए वो तमाम जानकारियां जो आपके जीवन काल में एज अ हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में आपको काम आती हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हम कुछ नॉन मेडिकल सर्टिफिकेट की डिटेल भी आपके साथ में शेयर करते हैं, जैसे कि हमारा अभी माई गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सीरीज चलता है कि उसमें जो भी व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो उन क्विज में पार्टिसिपेट करके वो भी वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, शिक्षा कहीं भी, शिक्षा कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो आप भी हमारे मिशन से जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, केयर ऑफ द पेशेंट यानी कि स्टैंडर्ड एनईबी चैप्टर नंबर 2, जिसका ऑलरेडी हमने एक इंट्रोडक्शन और समरी ऑफ द स्टैंडर्ड के बारे में वीडियो डाला था, तो जिसमें ओवरऑल चैप्टर जो थे दोस्तों वो 20 प्लस है चैप्टर हैं। आज हम इस वीडियो में उनके 8 7 टू 8 चैप्टर को कंप्लीट स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि वो इस वीडियो में कवर अप हो जाए। अदरवाइज क्योंकि हमारा वीडियो जो होता है वो काफी लंबा हो जाता है, फिर वो आपके लिए भी इतना टाइम दे पाना काफ़ी बार मुश्किल होता है, तो हम 30-30 मिनट तक 25-25, 30-30 मिनट के वीडियो बना के डालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपका टाइम भी ज़्यादा उसमें खपा ना हो, राइट? तो आप आसानी से इस हमारे मिशन के साथ में शिक्षा कहीं भी है, कभी भी के साथ में वो वीडियो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दोस्तों इनिशियल फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है उनकी बात करेंगे, सीओपी 1 टू लेकर के 7 टू 8 तक के। स्टैंडर्ड क्या है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट क्या है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये एनएबीएच पार्ट 6.2 बल है और जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनईबीएच चैप्टर सीओपी केयर ऑफ द पेशेंट स्टैंडर्ड सीओपी 1 क्या है? यूनिफॉर्म केयर टू द पेशेंट इज प्रोवाइडेड in all settings of the organization and is guided by the written guidance and the applicable laws and regulations. सीओपी 1 का कहना यही है कि जो भी पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनको एक यूनिफॉर्मिटीज के अंदर केयर प्रोवाइड करवाएंगे और जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो लॉज को फॉलो करते रहना होगी। साथ साथ में वो जो भी मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उन गाइडलाइन के अंतर्गत ही होगा। चलो समझते हैं ऑब्जेक्ट एलिमेंट सीओपी 1 के। तो कमिटमेंट नंबर ए क्या है? यूनिफॉर्म केयर इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग रिटन गाइडेंस। जो भी यूनिफॉर्म केयर है वो रिटन गाइडेंस को फॉलो करते रहना चाहिए। कोर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक यूनिफॉर्म प्रोसेस होना चाहिए फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, जिससे वो ये पता कर पाए कि ये पेशेंट किस कैटेगरी का है एंड एट द मिनिमम सच टू आइडेंटिफायर, और उसके मिनिमम 2 आइडेंटिफायर को वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा उस केस में। कमिटमेंट नंबर सी क्या है? केयर शॉल बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्सोनेंस विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। जो भी केयर प्रोवाइड किया जाएगा जिस भी पेशेंट को, वो हमारे मेडिकल लॉज और मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन की गाइडलाइन को फॉलो करेगा। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें हम अचीवमेंट क्या है इसका, तो अचीवमेंट बी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड और क्लिनिकल प्रोटोकॉल टू गाइड यूनिफॉर्म पेशेंट केयर। अगेन उन्होंने बोला है
कि ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए? एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो कि किसको फॉलो करेगी? गाइडलाइन को फॉलो करेगी, क्लिनिकल प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत होंगे, एंड गाइड फॉर द यूनिफॉर्म पेशेंट केयर, और जिसके अंदर एक केयर जो होगी वो यूनिफॉर्मिटी के अंतर्गत आएगी। ये इनका अचीवमेंट रहेगा। एक्सीलेंसी क्या रहेगा इसके अंतर्गत दोस्तों? क्लिनिकल केयर पाथवे आर द डेवलप, जिससे क्लिनिकल पाथवे रेडी होगा और उसी पाथवे को सारे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी आएगा, फॉलोड अक्रॉस ऑल द सेटिंग्स ऑफ द केयर, जो चाहे वो पेशेंट अगर कोई पेशेंट मान के चलो हार्ट की बीमारी का है और हार्ट की बीमारी में भी उसको ट्रांसप्लांट करा सीएबीजी करवाना है, तो सीएबीजी आप किसी भी हॉस्पिटल से करवाएंगे तो सेम ही प्रोसीजर होता है, सिर्फ वहां पे जो क्वालिटी और प्रोसेस जो क्वालिटी है उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और जो ट्रेन पर्सन है उनका रहता है। बाकी गाइडलाइन सेम ही होता है कि पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रेडीनेस किया जाता है, ओटी में लेके जाया जाता है, प्रोसीजर को किया जाता है, उसमें हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, इक्विपमेंट क्लीनिंग प्रोसेस, स्टरलाइजेशन टेक्निक प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। तो सारे सेटिंग में एक जैसे ही प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं आपको। तो वही गवर्नमेंट का रोल होता है और एनएबीएच का उसी चीज को फॉलो करता है। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। केयर डिलीवरी इज द यूनिफॉर्म फॉर द गिवन क्लिनिकल कंडीशंस व्हेन सिमिलर केयर इज प्रोवाइडेड इज मोर देन वन सेटिंग। सो केयर डिलीवरी जो होगा वो यूनिफॉर्म प्रोसेस में होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, क्लिनिकल कंडीशंस व्हेन सिमिलर, जहाँ पे एक अच्छे मतलब चाहे वो दो सेटिंग में हो चाहे एक सेटिंग में हो, लेकिन सिमिलर ही होना चाहिए। एक्सीलेंसी की बात कर लेते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी स्पेशलिटी केयर वेयर अप्रोप्रिएट इज द प्लांट बेस्ड एंड ऑन बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड डिलीवरी इन अ यूनिफॉर्म मैनर अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन में चाहे वो पेशेंट कहीं भी किसी भी यूनिट में हो, लेकिन कोई भी प्रोसीजर होगा तो वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में होगा और उसको वो फॉलो करेंगे करेंगे। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। कमिटमेंट नंबर एच आपको दिख रहा होगा, तो द टेलीमेडिसिन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड सेफली एंड सिक्योरली बेस्ड ऑन द रिटन गाइडेंस। टेलीमेडिसिन तभी फॉलो होगी जब वो सेफली होगा और ट्रेन पर्सन के थ्रू होगा, लेकिन उसका भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मेडिकल के उनको फॉलो करते रहना होगा। NABH chapter COP, standard COP2. So emergency service are provided in the accordance with the written guidance applicable laws and regulation। अगर अगेन उनका कहना है यही है कि चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हो कोई भी सर्विसेज हो, वो मेडिकल लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती होगी, साथ साथ में उनकी गाइडेंस को जो भी गाइडेंस मिलेगी वो रिटर्न में होगा आपके पास। ऑब्जेक्ट नंबर टू सीओपी का जिसके बारे में बात कर रहे थे, और ऑब्जेक्ट एलिमेंट की बात स्टैंडर्ड नंबर टू के एलिमेंट को समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, देयर शॉल बी आइडेंटिफाई एरिया इन द ऑर्गेनाइजेशन which is easily accessible to the receive and manage emergency patient which is adequate and appropriate resources। सो जो इमरजेंसी एरिया होगा, एक ऐसे एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे हम पेशेंट की जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा इजी हो और आसानी से हो, और उसको आपको जो जब आप अडेप्ट करो तो अप्रोप्रिएट मैनर में वहाँ पे रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। अचीवमेंट क्या होगा? अचीवमेंट बी की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द पेशेंट ओवर क्राउडिंग इन द प्लांट, ओवर क्राउडिंग को रोकना है, इनका अचीवमेंट है इस केसेस में। द क्राउड मैनेजमेंट मेजर आर इम्प्लीमेंटेड, अगर कोई क्राउड आता है तो कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके आपके पास में एक्सपीरियंस पर्सन भी होने चाहिए, और साथ साथ में वो आपके पास में एक ऐसे फ्रेमवर्क भी होने चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि जिसको हम बोलते हैं बैड मैनेजर रोल्स, राइट, जो हॉस्पिटल के अंतर्गत होते हैं उनको पता होता है कि किस पेशेंट को कहाँ पे ट्रांसफर करना है और पेशेंट के लिए बेड ऑक्यूपाइड सी कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो वो उस चीज को मैनेज करते हैं। कोर की बात कर लेते हैं। इमरजेंसी केयर इज प्रोवाइडेड इन द consonance with the statutory requirement and in the accordance with the written guidance। अगेन इनका वही कहना है कि जो भी इमरजेंसी केयर आएगा वो एक तो स्टेटरी रिक्वायरमेंट उसका क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा, अकॉर्डेंस उसके बाद में जो अकॉर्डेंस आएगा वो भी रिटन गाइडलाइंस के अंतर्गत ही होगा। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज अ मेडिको लीगल केस इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट।
अगर कोई एमएलसी केस आ रहा है तो उसको भी आपको कैसे मैनेज करना है, वो आपके पास में एसओपी होना चाहिए। एमएलसी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, एमएलसी इंफॉर्मेशन कैसे पास करना है, ऐसे पेशेंट का इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ द एप्रोप्रिएट केयर इज गाइडेड बाय अ सिस्टम ऑफ द ट्राइस। Commitment number F, patient waiting in the emergency are reassessed as appropriate for change in the status। अगर कोई पेशेंट आपके इमरजेंसी में आया, आपने उसको चेक किया और अगेन आप वेट कर रहे हैं उसके बेड का, तब तक पेशेंट का कंडीशन डिटोरिएट होता है, कोई भी चीज चेंज होता है, तो आपको अगेन रीअसेसमेंट करना होगा उस पेशेंट का। Commitment number G, admission, discharge to home or transfer to another organization is documented। अगर एनी केस कोई पेशेंट आपके इमरजेंसी में आता है तो उसका एडमिशन होना है तो एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेगा, डिस्चार्ज टू होम होना है तो उसके प्रोसेस को फॉलो करेगा। अगर कोई पेशेंट को हमें ट्रांसफर करना है जिसके लिए हमारे हॉस्पिटल के पास में रिसोर्सेस नहीं है, तो जो भी हम उस पेशेंट के साथ में कर रहे हैं इमरजेंसी से शिफ्टिंग के दौरान, वो सारी की सारी चीजें क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ अ डिस्चार्ज टू होम और ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, अ डिस्चार्ज ट्रांसफर नॉट शॉल बी गिवन टू द पेशेंट। सो जो भी पेशेंट कहीं भी डिस्चार्ज होगा, चाहे वो डिस्चार्ज होम पे हो, चाहे वो ट्रांसफर किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हो, शॉल बी गिवन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि वो उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही आपको पेशेंट को दे देनी चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व इम्प्लीमेंटेड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, क्वालिटी को ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर जे की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज सिस्टम इन द प्लेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट फाउंड डीड एंड अराइवल ऑफ द पेशेंट हु डाई विद इन अ फ्यू मिनट ऑफ अराइवल। अगर कोई भी पेशेंट कहीं भी आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो और वो पेशेंट विद इन सेकेंड, विद इन मिनट पेशेंट की एक्सपायर हो जाती है, तो आपको उस पेशेंट को कैसे मैनेज करना है वो आपको पता होना चाहिए। एनवीए चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें एम्बुलेंस सर्विसेज एंश्योर सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन विद द एप्रोप्रिएट केयर। इसमें बताया गया है कि जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज है, जब भी वो पेशेंट को ट्रांसफर करेंगी तो वो एप्रोप्रिएट सेफ्टी मैनर को फॉलो। सीओपी 3 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, तो जो सीओपी 3 है वो एम्बुलेंस सर्विसेज एंश्योर सेफ्टी पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन विद द एप्रोप्रिएट केयर को लेकर के है। कमिटमेंट नंबर ए को समझ लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सेस टू एम्बुलेंस सर्विसेज commensurate with the scope of the service provided by it। जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो स्कोप ऑफ द सर्विसेज के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होनी चाहिए। कमिटमेंट नंबर बी की बात कर लेते हैं। देयर आर एडिक्वेट एक्सेस एंड स्पेस फॉर द एम्बुलेंस। वहां पे एक एडिक्वेट मात्रा में एक्सेस भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और स्पेस भी होना चाहिए जहाँ पे वो एम्बुलेंस खड़ी हो सके। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। द एम्बुलेंस आर फिट फॉर द पर्पज ऑफ द एप्रोप्रिएटली इक्विप्ड। सो जो एम्बुलेंस है वो जिस काम के लिए है उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से फिट होनी चाहिए और वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। द एम्बुलेंस ऑपरेटेड बाय द ट्रेन्ड पर्सन। अगेन ये बहुत रिमार्केबल चीज होती है कि एम्बुलेंस हर कोई नहीं चलाना, जो ट्रेंड है वही व्यक्ति उस व्यक्ति को उस एम्बुलेंस को चलाएगा। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। द एम्बुलेंस इज चेक्ड डेली। एम्बुलेंस को डेली बेसिस पे चेक किया जाना चाहिए, क्या उसके जो अंदर इक्विपमेंट है वो फंक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर है कि नहीं है, सिलेंडर लीक तो नहीं कर रहा। जो इक्विपमेंट है वो उनको कैलिब्रेशन का टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो एक चेकलिस्ट जो होती है उनको आपको डेली बेसिस पर फॉलो मैनेज करना पड़ेगा, राइट। mechanism in the place to ensure the emergency medications are available in the ambulance। और ये भी है कि अगर कोई ACLS एम्बुलेंस है या PACLS एम्बुलेंस है तो उसके अंतर्गत, या नॉर्मल एम्बुलेंस भी है तो फर्स्ट एड इमरजेंसी मेडिसिन तो उसके अंतर्गत होनी चाहिए, और उनको डेली बेसिस पर चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन डिस्चार्ज
कोई मेडिसिन एक्सपायरी तो नहीं है उसका, एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, बैच नंबर क्या है, तो वो सारा चीज आपको चेक करना पड़ेगा। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। द एम्बुलेंस हैज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम। एम्बुलेंस जो भी है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क करते रहना चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। द सर्विस डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट व्हेन द पेशेंट इज ट्रांजिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्बुलेंस का अप्रोप्रिएट तरीके से होना इसलिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि जब तक वो पेशेंट उस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक एटलीस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट तो उस पेशेंट को दिया जाए। एनएबीएच चैप्टर सीओपी चैप्टर नंबर 4, जो स्टैंडर्ड नंबर 4 क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन प्लान एंड इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म फॉर द केयर ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग कम्युनिटी इमरजेंसीज, एपिडेमिक एंड अदर डिजास्टर। अगर कोई भी ऐसा कम्युनिटी में इमरजेंसी आता है, उस समय एपिडेमिक, कोई भी जैसे कोविड लाइक एपिडेमिक था, मेडिकल इमरजेंसी था, या कोई डिजास्टर आता है, तो उस समय पे वो प्रॉपर तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में मैकेनिज्म होनी चाहिए कि वो मेडिकल इमरजेंसी को कैसे हैंडल करेगा और कैसे लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट सीओपी के ऑब्जेक्ट सीओपी 4 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं पहले। सो कमिटमेंट नंबर ए, द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई पेशेंट पोटेंशियल कम्युनिटी इमरजेंसी। उस ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल कम्युनिटी इमरजेंसी क्या है, एपिडेमिक क्या होता है और अदर डिजास्टर क्या होता है। तो पहले तो इनका आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए कि कौन सा मेडिकल इमरजेंसी जिसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है और उसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्ट कमिटमेंट है, द ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कम्युनिटी इमरजेंसी, एपिडेमिक और अदर डिजास्टर एज पर द डॉक्यूमेंटेड प्लान। अगर कोई हॉस्पिटल है और उसने ऑलरेडी सीएमओ ऑफिस में दे रखा है कि भाई इस तरीके की हम मेडिकल सर्विसेज देते हैं, अगर उस मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड है, वो एपिडेमिक नहीं है, तो उसमें तो आप कोई हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास में जो आपने दिया है सीएमओ ऑफिस में कि हम इस तरीके के इमरजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, अगर उस तरीके की कोई रेस्पॉन्स इमरजेंसी आती है, तो आपको उनको कैसे मैनेज करना है, वो मैकेनिज्म आपके पास में होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंटेड प्लान होना चाहिए आपके पास में कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कमिटमेंट नंबर सी, द प्रोविजन इज मेड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल सप्लाईज, इक्विपमेंट, मटेरियल्स ड्यूरिंग सच इमरजेंसी। सो आपके पास में मेडिकल सप्लाईज अवेलेबल होनी चाहिए उस इमरजेंसी के दौरान, इक्विपमेंट, मटेरियल ड्यूरिंग सच एज इमरजेंसी। अगर कोई भी इस तरीके की इमरजेंसी आती है, तो आपके पास में अप्रोप्रिएट ये सारा चीज, इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल सप्लाईज हो गया, मटेरियल्स हो गया, जो के लिए काम आना है, वो अवेलेबल होगा। कमिटमेंट नंबर डी, द प्लान इज टेस्टेड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। जिसको हम बोलते हैं दोस्तों कि क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, इसका ट्रायल करते हैं बेस पे, हम हर 7-6 मंथ बाद में, कि जैसे फायर सेफ्टी प्रोग्राम का ट्रायल हो गया आपका, वैसे ही हेल्थ इमरजेंसी डिजास्टर का हो गया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी। हर 6 मंथ के अंतर्गत उस जो भी वो इमरजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनको ट्रायल करना पड़ेगा। एनएबीएच चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 5 जिसकी बात कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चिटेशन सर्विस वर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर इफ एनी केस किसी कोई पेशेंट ऐसा है जो पल्स लेते हैं, ब्रीथ पल्सलेस है, ब्रीथलेस है और वो नो रेस्पॉन्स है, तो ऐसे केसेस में हमें सीपीआर करने का जरूरत पड़ता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सीपीआर क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्चिटेशन क्या होता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बना के डाल देंगे बेसिक लेवल का, कि आप सीपीआर कैसे कर सकते हैं, और मैं उसका ट्रेनर भी हूँ, तो नो इशू, वो हम आपको समझा देंगे। लेकिन एनएबीएस केस में क्या होता है कि अगर कोई सीपीआर करना है, तो ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी में अलग तरीके से सीपीआर होगा, ओपीडी में अलग तरीके से सीपीआर होगा, या आईसीयू में पेशेंट तो अलग तरीके से सीपीआर होगा, या पेशेंट को कैथ लैब में तो अलग नहीं, एक यूनिफॉर्मिटीज है उसको, चाहे वो किसी भी सेटअप में हो पेशेंट, लेकिन उस यूनिफॉर्मिटी को उनको फॉलो करना पड़ेगा। जल्दी से सीओपी 5 के ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए, रिसर्चिटेशन सर्विसेज आर अवेलेबल और टू पेशेंट्स एट ऑल टाइम्स। ऐसा नहीं है कि सीएपीआर के लिए कोई स्पेशल ट्रेन पर्सन को मतलब हमें अपॉइंटमेंट लेके किसी को बुलाना पड़े। वो आपके हॉस्पिटल में सारा स्टाफ जो है वो ट्रेन होना चाहिए और वो 24/7 आपके पास में प्रोसीजर करना आना चाहिए। During cardiopulmonary resuscitation, assigned role and responsibility are the compiled with
अगेन जब भी आप सीपीआर करोगे तो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से डिसाइड कर दोगे कि भाई मेरे को कंप्रेशन देना है, आपको सिर्फ ब्रीथिंग देना है, आपको जो एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना है। तो ईच एंड एवरीवन का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगा उसमें पहले से। अगेन कमिटमेंट नंबर सी, इक्विपमेंट एंड मेडिकेशन फॉर यूज ड्यूरिंग द कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आर अवेलेबल इन द वेरियस एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। सो दोस्तों, अगर आपने हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक स्पेशल टाइप का ट्रॉली होता है, दैट इज कॉल्ड क्रैश कार्ट। तो क्रैश कार्ट में सीपीआर से रिलेटेड जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो अवेलेबल होती है, और हम उससे मैनेज कर सकते हैं पेशेंट को, और जैसे ही वो पेशेंट सेटल होता है तो अगेन उसको हम ट्रीटमेंट के लिए शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो वो होना चाहिए, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे ओपीडी हो, चाहे वो आईपीडी हो, चाहे वो आईसीयू हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे कोई सा भी सेटअप हो, लेकिन उसमें क्रैश कार्ड आपके हर एक फ्लोर पे हर एक सेटअप में होगा, होना चाहिए भी। कमिटमेंट नंबर डी की बात कर लेते हैं। द इवेंट ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आर रिकॉर्डेड। जब भी वो किसी भी पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन दे रहे हो तो पहले तो कोड अनाउंस करना पड़ेगा आपको, कौन सा कार्डियक स्पेशली हार्ट अटैक के लिए, सॉरी सीपीआर के लिए कौन सा कोड अनाउंस करते हैं, उसको आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि वो चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि अगर किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है हॉस्पिटल के अंदर तो हम कौन सा कोड अनाउंस करते हैं, कमेंट कीजिए जल्दी से। और वो कोड अनाउंस होगा, उसके बाद में वो कोड अनाउंस होने के बाद में जो टीम है वो सारी चीज जो भी प्रोसीजर करेंगे वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा। Again, the commitment number E, a multidisciplinary committee does a post-event analysis of the cardiopulmonary resuscitation। जो भी कमेटी है वो उस पोस्ट इवेंट कार्डियक के उस पेशेंट को क्या करेंगे, री एनालाइज करेंगे कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट आपके पास में होना चाहिए। Commitment number F, the corrective and preventive measure are taken based on the post event analysis। जो भी post event analysis के बाद में चीजें आपको फाइंड हुआ, उसके बाद में क्या करेक्टिव है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन है जिसको आपको आगे इन फ्यूचर में फॉलो करना चाहिए, तो वो आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। एनएबीएच चैप्टर सीओपी स्टैंडर्ड सीओपी 6 को समझ लेते हैं। नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इज consonance with clinical protocols। so अगर कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर ब्रेन है तो नर्सेस को स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, यानी कि नर्सेस के बिना हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है, और वो बैकबोन होता है किसी भी हॉस्पिटल का। और अगर वो बैकबोन है तो वो बैकबोन किस तरीके से काम करेगी, इसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। अगर वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, और वो टाइम टू टाइम उनको चेक करेंगे। यही स्टैंडर्ड सीओपी नंबर 6 हमें सो दोस्तों, सीओपी 6 ऑब्जेक्ट एलिमेंट समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर 1, नर्सिंग केयर इज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिटन गाइडेंस। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, जो भी नर्सिंग प्रोटोकॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या वो उन गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका रिटर्न गाइडेंस आपके पास में उस स्टाफ नर्सेस के पास में, नर्सिंग डिपार्टमेंट के पास में होना चाहिए। अचीवमेंट की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन रिफ्लेक्टिंग करंट स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस। करंट स्टैंडर्ड ऑफ द प्रैक्टिस क्या है, उनको प्रैक्टिकल गाइडलाइंस क्या है, उनको वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अचीव होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट, राइट। कमिटमेंट नंबर सी की बात कर लेते हैं। द असाइनमेंट ऑफ द पेशेंट केयर ड्यूरिंग द करंट गुड क्लिनिकल और नर्सिंग प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस। जो भी करंट की अच्छी नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन है, एज पर द उनके वो उस पेशेंट का क्लिनिकल ट्रीटमेंट और उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट असाइनमेंट होगा। क्लिनिकल एक्सीलेंस की एक्सीलेंस की बात कर लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट एक्चुअली बेस्ड स्टाफिंग टू इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। अगर सपोज कोई पेशेंट ऐसा है जो ऑन को का है और मैं उस जगह पे कार्डियो वाले स्टाफ नर्स को भेज दूं, तो क्या वो अचीवमेंट हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हमें स्टाफ का क्लासिफिकेशन करना होता है, और उसके पेशेंट केयर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें स्टाफ को अलोकेट करना होता है उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए। दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग एज पर द एक्चुअल बेस्ड नीड ऑफ द पेशेंट, राइट। सो कोर की बात कर लेते हैं। नर्सिंग केयर इज द अलाइंड एंड इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल पेशेंट केयर। अगेन जो मैंने पहले बोला था कि नर्सिंग जो है वो किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन होता है। सो जो भी पेशेंट का ओवरऑल केयर है उसके साथ में
वो उनका नर्सिंग केयर अलाइनमेंट और इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो ओवरऑल पेशेंट केयर नहीं हो पाएगा। कमिटमेंट नंबर एफ की बात कर लेते हैं। The care provided by the nurses is documented in the patient record। जो भी पेशेंट का रिकॉर्ड बुक होता है उसमें नर्सिंग ने क्या क्या केयर दिया, कौन से टाइम पे कौन सा इंजेक्शन दिया, कौन सी मेडिसिन दिया, बॉडी मूवमेंट करवाया कि नहीं करवाया, कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर था वो किया कि नहीं किया, वो सारा का सारा क्या होगा पेशेंट रिकॉर्ड बुक में मेंशन होना चाहिए। डेट इज कॉल्ड अ पेशेंट फाइल, राइट। और पेशेंट फाइल ही बोलते हैं उसको, और बाद में पेशेंट डिस्चार्ज समरी मिलता है पेशेंट को, तो वो अलग सीन होता है। कमिटमेंट नंबर जी की बात कर लेते हैं। नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड विद द एप्रोप्रिएट एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट फॉर द प्रोवाइडिंग सेफ एंड एफिशिएंसी नर्सिंग केयर। सो अगेन इनका कहना यही है कि जो भी नर्सिंग वहाँ पे काम करेगा उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो एप्रोप्रिएट तरीके से एडिक्वेट मात्रा में इक्विपमेंट प्रोवाइड होगा, और सेफ एनवायरनमेंट और एफिशिएंसी नर्सिंग केयर के लिए सेफ एनवायरनमेंट वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। द नर्सेस आर एम्पावर्ड टू मेक पेशेंट केयर डिसीजंस विद इन देयर स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस। जो भी नर्सिंग है वो एम्पावर्ड होगा मेक पेशेंट केयर डिसीजंस विद इन देयर स्कोप ऑफ द प्रैक्टिस। जब भी वो पेशेंट आएगा तो उनको वो सर्विस देना पड़ेगा एज पर द गाइडलाइन और एज पर द प्रोटोकॉल्स। NABH chapter COP standard COP 7 clinical procedure are performed safely। जो भी clinical procedure किए जाएंगे वो सेफ मैनर में किए जाएंगे और विदाउट पेशेंट हार्म किए जाएंगे। सीओपी 7 ऑब्जेक्ट एलिमेंट को समझ लेते हैं। कमिटमेंट नंबर ए प्रोसीजर आर परफॉर्म बेस्ड ऑन द क्लिनिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। जो भी प्रोसीजर है वो पेशेंट के क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाने चाहिए। परफॉर्म कमिटमेंट नंबर बी परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस क्लिनिकल प्रोसीजर इज बेस्ड ऑन द रिटन गाइडेंस। अगर कोई डॉक्टर ने रिटन गाइडेंस दिया है किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए तभी वो प्रोसीजर परफॉर्म होगा। कमिटमेंट नंबर सी क्वालिफाइड पर्सनल ऑर्डर प्लान परफॉर्म एंड असिस्ट इन द परफॉर्मिंग प्रोसीजर। चाहे वो कोई भी प्रोसीजर हो वो क्वालिफाइड पर्सनल के थ्रू ऑर्डर्ड होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, और उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस तरीके से असिस्ट करना है, वो पूरा रिटर्न में अवेलेबल होना चाहिए। कोर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जो कि डी में है। केयर इज टेकन बाय द प्रिवेंट एडवर्स इवेंट लाइक अ रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग प्रोसीजर और रॉन्ग साइट। अगर ऐसा इसका मेन उद्देश्य क्या है सेफ मैनर का, कि जिससे हम जो मेडिकल एरर हैं, जो प्रिवेंटिव एडवर्स इवेंट है, उनको हम रोक सकें। जैसे कि कभी बार हमने बिना आइडेंटिफाई किए पेशेंट को दूसरे पेशेंट को प्रोसीजर कर दिया, गलत प्रोसीजर कर दिया, रॉन्ग साइड पे कर दिया, तो ये एडवर्स इवेंट से बचा जा सके। दैट इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द सीओपी 7 स्टैंडर्ड्स, राइट। कमिटमेंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट इज टेकन बाय द पर्सनल परफॉर्मिंग द प्रोसीजर वेयर एप्लीकेबल। जहाँ पे भी जरूरत हो वहाँ पे जो भी पेशेंट के पर्सनल है उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहिए प्रोसीजर के रिगार्डिंग कि कौन सा प्रोसीजर कब और क्यों किया जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। कमिटमेंट नंबर एफ द प्रोसीजर इज डन एडियरेंस टू द स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। जब भी कोई प्रोसीजर होगा तो वो हमेशा ये ध्यान रखेगा कि उसके स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस क्या हैं जिनको वो फॉलो करेगा, वो जो भी स्टाफ परफॉर्म करेगा। कमिटमेंट नंबर जी की बात कर लेते हैं। पेशेंट आर एप्रोप्रिएटली मॉनिटर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। प्रोसीजर करते समय, प्रोसीजर करने के बाद में भी पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होना जरूरी है। कमिटमेंट नंबर एच की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर आर डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली इन द पेशेंट रिकॉर्ड। जो भी पेशेंट की रिकॉर्ड फाइल है उसके अंदर उस प्रोसीजर की डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए जो आपने किया है और उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सीओपी 1 से लेकर के 7 तक पूरी चीजों को डिस्क्राइब किया और अच्छे से डिस्क्राइब किया, पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको मिला हो कि हाँ आपने कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है जो आपके हॉस्पिटल करियर में, मेडिकल करियर में आपके काम आ रहा है, चाहे वो आप कोई भी मेडिकल, चाहे वो आप मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे लैब से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टाफ नर्सेस हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट से हो, एडमिन डिपार्टमेंट से हो। ऑफकोर्स ये एनएबीएच है तो अगर आप एनएबीएच हॉस्पिटल में काम करोगे तो एनएबीएच गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और ये गाइडलाइन ही है जिनको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तरीका आपको हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें
और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे और शेयर ज़रूर कर दो दोस्तों, आप अपने फ्रेंडों के साथ हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ़ इतना है, शिक्षा कहीं भी, कभी भी के साथ में एनी मेडिकल ट्रेनिंग काम कर रहा है। तो इस मिशन से आप भी जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे वीडियो शेयर कर देंगे आपके कलीग को जिनको नॉलेज की ज़रूरत है, जिन जो एनएबीएच चैप्टर की वजह से अच्छी पैकेज नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कीजिए और नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। साथ-साथ में हम सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। अभी रिसेंट में हमारा एनएबीएच का ही सीरीज़ चल रहा है जिसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको अगेन हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे जो भी अपकमिंग वीडियो है वो आपको मिल जाए। नमस्कार।